गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड पिछले क्लासेस में हमने अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया था। उसका सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। उसके जो भी सर्कुलेशन है वो सब कुछ हमने क्लियर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक नया सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइनिंग टेबल से लेकर के और हमारे बाथरूम तक का सफर डाइजेस्टिव सिस्टम को ही एक्सप्लेन करना है आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? तो ये जो होता है हमारे एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी का ये जीआईटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। इसका तो हमारे इससे हम लोग क्या समझे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे सिस्टम मिल करके, मतलब कि बहुत सारे जो ऑर्गन पार्ट्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे माउथ से लेकर के और हमारे डाइजेशन का प्रोसेस कराते हुए हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकलने तक का जितना प्रोसेस होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। और ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि इसमें बहुत सारे सिस्टम से मिल करके बना होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो किस चीज के लिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस चीज के लिए? पहला तो हमें डाइजेशन इंजेक्शन कराता है, इंजेक्शन कराएगा, ठीक है। फिर तो हमारे फूड का डाइजेशन, फिर हमारे फूड का डाइजेशन कराता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो पहले हमारे फूड को जो होता है इंजेक्शन कराएगा, डाइजेशन कराता है, फिर उसको क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन कराएगा, पहले एब्जॉर्प्शन कराएगा और लास्ट में उसको क्या करता है? तो एक्सक्रीशन करा देता है। हमारे बॉडी को जो होता है वो एक्सक्रीट आउट, यानी कि पहले तो वो एब्जॉर्प्शन करा के मेटाबॉलिज्म करा के उसके बाद से वो मेटाबॉलिज्म करा के और उसके बाद से एक्सक्रीशन आउट करा देता है। और इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फूड को पहले वो क्या करता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब हुआ कि वो माउथ में, पहले तो हम कोई भी भोजन लेंगे उसको माउथ में डालेंगे, तो इन द माउथ को क्या होता है? बहुत सारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा सेपरेट करता है, जो कि फूड पार्टिकल्स को चीविंग के थ्रू और उसको जो है बहुत सारे स्लाइवा में मिक्स करके और उसको आगे की तरफ उसको पास करता है। उसके बाद से इंजेक्शन प्रोसेस के बाद से डाइजेशन होगा। जब वो आगे मतलब कि हमारे ओसोफेगस से होते हुए फेरिंग्स और ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाएगा और स्टोमक में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? तो फूड का डाइजेशन होता है। बहुत सारे गैसेस जो होते हैं मिलकर के फूड का डाइजेशन कराते हैं। तो उसके बाद से इंजेक्शन के बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद से होता है फूड का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि जो इंटेस्टाइन है वो हमारा इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है, जिसके बाद से वो जो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड के लिए, मतलब फूड में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे होल बॉडी में वो सप्लाई से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको करता है। वहीं पे मेटाबॉलिज्म का भी फंक्शन होता है, वहाँ पे जो फूड होता है वो अपना मेटाबॉलिज्म करता है। और उसके बाद से लास्ट में जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन, पहले तो उसका इंजेक्शन हो गया, फिर से डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और लास्ट प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। क्योंकि सारा प्रोसेस
बाद से हमारे एनएस के थ्रू जो फीसेस बन करके बचे होते हैं वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है और इसी प्रोसेस के थ्रू जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आता है कि डाइजेस्टिव पहले ये क्या करता है, पहले हमारा जो भी फूड होता है फूड को ये क्या करता है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल में तो इसको क्या करेगा ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, कैसे कराएगा, तो पहले क्या करेगा जो भी फूड हम लोग इनटेक किए रहेंगे उसको जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद से जब अंदर जाता है तो जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं उसको क्या करता है तो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले तो जो भी फूड होते हैं उसको क्या करता है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। उसके बाद से जो इसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है और जो हमारा ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें इसको उसके थ्रू जो होता है होल बॉडी में सप्लाई करता है और यही होता है उसके बाद से जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और डाइजेशन का प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट, कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता है एलिमेंट्री कैनाल। हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल हम लोग किसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है तो उसका स्ट्रक्चर एक ट्यूब जैसा होता है। कैसा होता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है हमारे एनस के पास। और यही जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का मेन फंक्शन होता है जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है हमारे एनस में, यानी कि जो ट्यूब माउथ से कनेक्ट होकर के हमारे जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जैसे कि माउथ हो गया, हमारा ऑसोफेगस हो गया, उसके बाद स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के थ्रू जो ट्यूब होता है वहाँ तक का उसी को हम लोग बोलते हैं एनाल कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये कितना लंबा होता है तो इसका जो लेंथ होता है वो होता है हमारा 30 फीट, मतलब कि ये 30 फीट लॉन्ग होता है। जो कि एलिमेंट्री कैनाल होता है वो हमारा 30 फीट लॉन्ग होता है और जो कि हमारे देखिए एक तो हमने बता दिया कि स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है हमारे एनस पे। अब आता है कि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने सारे ऑर्गन आएंगे तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा हमारे माउथ से, उसके बाद से हमारा जाएगा स्टमक से होकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लेटर ऑन लार्ज इंटेस्टाइन में। यही होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो कि स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से और लास्ट में होता है रेक्टम, फिर एनस। ठीक है, और यहीं पे आके एंड होता है। ये होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल टोटल। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप सब, कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है,
क्लियर है इतना? अब आता है हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, उसके बाद से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का सब कुछ जान के उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब आता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, यानी कि उसका एक्टिविटीज क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका एक्टिविटीज कितने में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या एक्टिविटीज यानी कि किस किस प्रोसेस के थ्रू होकर के जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले क्या आता है इंजेक्शन। ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा हमारे माउथ में। ठीक है, जो इंजेक्शन होता है वो जो एक्टिविटीज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के उसका फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट नंबर होता है जो कि कहाँ पे जाता है। सबसे पहले हमारा जो भी फूड होगा उसको हम लोग अपने एनाल कैनाल में इंटेक करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग फूड को जो होता है अपने माउथ में इंटेक करते हैं, माउथ से होते हुए वो आगे के ऑर्गन्स में जाता है। तो जो इंजेक्शन होता है वो फर्स्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो फूड एंट्री करता है, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एनाल कैनाल में एंट्री करता है। और एनाल कैनाल क्या होता है कि जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है या इसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रैक बोले, एक ही हुआ। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रैक यानी कि हमारे एनाल के एलिमेंट्री कैनाल से मतलब कि माउथ में इंटेक करता है। ठीक, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ठीक है। उसके बाद से जो सेकेंड होता है वो पहले इतना तो सबको क्लियर हो गया है ना। इसमें क्या कहते हैं इसको इंजेक्शन को, इंजेक्शन हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है। दूसरा होता है प्रोपल्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो टीनी मतलब फूड जो होते हैं उसको हमारे माउथ एलिमेंट्री ट्रैक यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारा प्रोपल्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स या फूड जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में उसको क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है छोटे छोटे जो भी फूड पार्टिकल्स होता है उसमें टूट जाते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है ये आसानी से हमारे सलाइवा में और जो ये होता है ये प्रोसेस अगर प्रोपल्शन हो रहा है तो इसके बाद क्या करेगा ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस उसके अंदर कौन सा मूवमेंट होगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है तो उसके बाद से क्या होता है जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड ब्रेक डाउन होते हैं वो अंदर की तरफ यानी
पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो अंदर की तरफ उस फूड को जो होता है ट्रांसफर करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराता है। तो जिसके बाद जो फूड होता है वो हमारे आगे जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक में चला जाता है। उसके बाद से जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन ये क्या कराता है? तो जो डाइजेशन होता है वो हमारे फूड जो भी फूड जो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारे अंदर गए हुए होते हैं वहाँ पे क्या कराता है? तो जो फूड होता है उनका डाइजेशन कराता है, अलग अलग गैसेस के साथ जो होता है मिलता है और उसके बाद से डाइजेशन होता है। ठीक, समझ में आ गया? जो कि डाइजेशन कैसे होगा? तो पहले तो ये डाइजेशन कराएगा, अलग अलग गैसेस के साथ में क्या हो जाएगा? तो मिक्सिंग कराता है, मिक्स होता है और उसके बाद से अलग अलग गैसेस में जैसे कि हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है किसी फूड का, तो वो हमारे HCl के साथ में फिर जो होता है लीवर जो होता है वो गाल ब्लैडर लीवर हो गया, वो जो होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। ये सब जो होते हैं अलग अलग गैसेस मिल करके हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उसके बाद से जो फूड होता है वो हमारे आगे की तरफ में यानी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से जो होता है फूड आगे जाता है। इतना समझ में आ गया कि हमारा इंजेक्शन किसे कहते हैं और जो प्रोपल्सन होता है वो क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। इतना क्लियर हो गया कि हमारा किस तरीके से जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट ये जो होते हैं वो एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा इटालियन हो गया, उसके बाद से होता है हमारा फूड में कहा जाएगा डाइजेशन के बाद से एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा? तो एब्जॉर्प्शन। तो फूड पार्टिकल्स तो ऑलरेडी हमारे फूड में स्टमक में डाइजेशन हो चुका है उनका, अब वो जो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा और आगे हमारे स्टमक के बाद से हमारे इंटेस्टाइन में एंट्री करेंगे। तो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे होगा तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बाद से वो हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। अब आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? तो जो भी उनमें फूड पार्टिकल्स में जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मस्ट नेसेसरी होते हैं वो वहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारे एब्जॉर्ब होंगे और होल बॉडी में सप्लाई होते हैं, जिससे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो जो डाइजेशन होगा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी जो होता है जो फूड डाइजेशन हो चुका होता है, जो फूड का डाइजेशन हो चुका रहता है। पहले तो डाइजेशन होता है कितने पार्ट में है? तो 2 प्रोसेस से होता है हमारा डाइजेशन। ठीक है, पहला होता है मैकेनिकल, जो कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, दूसरा कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है। पहला मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसे होगा? मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है और दूसरा होता है ब्रेकडाउन। एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और दूसरा होता है हमारा केमिकल ब्रेकडाउन। अब आता है कि ये दोनों प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो जो मैकेनिकल होते हैं, जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन वो खुद से खुद होता है। ठीक है, जैसे कि वो क्या करता है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है फूड पार्टिकल्स खुद से मतलब कि फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है वो भी हमारे माउथ में होता है। मैकेनिकल जो होता है वो फूड पार्टिकल्स में क्या होता है ब्रेकडाउन होता है और वो भी हमारे माउथ में, ना किसी गैस का या फिर आपकी किसी केमिकल सब्सटेंसेस की किसी चीज़ की जरूरत नहीं होता है। वो हमारा माउथ जो होता है वो खुद उसमें उनका मैकेनिकल होता है, वो खुद से मतलब कि टीथ के थ्रू अपना माउथ जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में, ताकि जो होता है फूड जो होगा वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आगे की तरफ चला जाएगा। और जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है उसमें क्या होता है बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रोसेस में होता है जो बहुत सारे जैसे कि HCl हो गया हमारा, उसके बाद से बाइल जूस हो गया, बाइल जूस हो गया या फिर इंस्टेंटाइनल जूस हो गया,
जो भी हमारे मतलब कि केमिकल में क्या क्या होता है, तो जो भी जैसे कि मैकेनिकल में हुआ कि ऑटोमेटिक सिर्फ माउथ का जरूरत है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी गैसेस जरूरत नहीं पड़ता है हमारे केमिकल ब्रेकडाउन के आने के लिए डाइजेशन में। जबकि केमिकल ब्रेकडाउन में इतने सारे जो गैसेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब मिल करके वो जो होता है हमारा केमिकल ब्रेकडाउन कराते हैं। इतना की समझ में आ गया कि फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ये जो होता है एब्जॉर्प्शन है, ये हमारा डाइजेशन का है, डाइजेशन जो प्रोसेस है उसका मैं बता रही हूँ कि जैसे कि डाइजेशन में 2 टाइप से डाइजेशन होगा। पहले तो मैंने बताया कि जो भी फूड होते हैं वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो होता है हमारे वैसे से स्टोमक में जाते हैं, वहाँ पे जो होता है उनका डाइजेशन होता है। ठीक, डाइजेशन अगर देखा जाए तो वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन के हिसाब से हमारे माउथ से ये स्टार्ट होता है। ठीक, लेकिन जो होता है हमारा स्टोमक में जो डाइजेशन होता है तो वहाँ तक के लिए जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो 2 टाइप्स में कंप्लीट होता है। पहला होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन के थ्रू और दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन के थ्रू। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन के थ्रू जो होता है जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक मुंह मतलब कि हमारे माउथ में ही वो क्या होते हैं ब्रेकडाउन होते हैं। और जो केमिकल ब्रेकडाउन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं जिसमें कि बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस यानी कि बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस जैसे हमारा HCl हो गया, पेनक्रेटिक जूस हो गया, हमारा इंस्टेंटाइनल जूस ले सकते हैं, या फिर बाइल सिक्रेशन करता है, बाइल जूस इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इन सब के सहायता से वो जो होता है डाइजेशन कराता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब आता है हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसमें जो होता है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि एक्टिविटीज है हमारे डाइजेशन सिस्टम का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक्टिविटीज है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू अंदर गए हुए होता है, डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका होता है, तो उसके बाद वो जहाँ जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाएंगे और इंटेस्टाइन में उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब आता है कि एब्जॉर्प्शन होता है किन चीजों का, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो उन्हीं का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू मतलब बॉडी में सप्लाई करने के लिए, जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है या फिर हमारे बॉडी के मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं। तो उसी के लिए हमारा जो होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। और एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके बाद जब फूड का हम लोगों ने डाइजेशन करा लिया, सबसे पहले इनटेक कर लिया, इंजेक्शन के बाद से प्रोपोर्शन हो गया और उसके बाद से डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। अब सबसे लास्ट होता है कि इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारे बॉडी में जो होता है सारे न्यूट्रिएंट्स मिल चुके होते हैं। अब आता है कि सारे फूड में जो सारे जितने भी हम लोग फूड इंटेक करेंगे उन सब में तो न्यूट्रिएंट्स होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो बाहर हमारे फेसेस के थ्रू, वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू जो होता है वो बाहर निकलते हैं। तो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो भी मतलब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जिनमें मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद से जो पार्टिकल्स बच जाते हैं डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से, तो उनका एक्सक्रीशन हमारे स्टूल के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू में जो होता है बाहर निकल जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्टिविटीज होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, उसके बाद से एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, उसके बाद से हम लोगों का जो एक्टिविटीज होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो क्या होता है, कितने प्रोसेस में उसका एक्टिविटीज कंप्लीट होता है। ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट 1 यानी कि हमारा आज का जो क्लासेस है वो कंप्लीट होता है। ठीक, और इसी तरीके से जो होता है हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे का जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं, मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लासेस में। तो ऐसे ही बने रहिए, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।